नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो एग्रीकल्चर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं किसी भी पेपर में। तो चलिए हम इसको आज देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद राजेश मौर्य एग्रीकल्चर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेक्चर आप सबको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, सस्य विज्ञान के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्या हो जाए, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो सस्य विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, पिट्रो डी के श्रेंजी को। किसे, पिट्रो डी के श्रेंजी को माना जाता है, इसे सस्य विज्ञान के पिता माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फसल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फसल किसे कहते हैं। तो मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधा को वह समूह, मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधों का वह समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में उगाया जाता है। क्या होता है, जो किसी निश्चित क्षेत्र में उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। या इसे हम कह सकते हैं पौधों के समूह को हम क्या कहते हैं, फसल भी कहते हैं। दो यानी दोनों तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं इसको। मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधों का वह समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं, या पौधों का ऐसा समूह जिसे हम फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, गेहूँ में पहली सिंचाई कब करना चाहिए, यानी फर्स्ट इरिगेशन ऑफ व्हीट। तो गेहूं में पहली सिंचाई हम कब करना चाहिए, CRI, जिसे क्या बोलते हैं, क्राउन रूट इरिगेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं गेहूं में शिखर जड़ बनते समय। क्या होता है, शिखर जड़ बनते, और कब करना चाहिए, 21 से 25 दिन की अवस्था पर, यानी बुआई करने के 21 से 25 दिन के अंदर हम गेहूं में पहली सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, धान किस कुल का सदस्य, यानी किस फैमिली या किस कुल का सदस्य। तो किसका, पोएसी या ग्रेमनी। इसमें केवल पोएसी दिया, लेकिन तो क्या हो जाएगा, पोएसी और ग्रेमनी दोनों हो सकता है। तो कभी पोएसी पूछता, कभी ग्रेमनी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, खैरा रोग किस फसल का रोग है, यानी खैरा एक बीमारी है, किस फसल का रोग है। तो धान का। किसका है, धान का। अब ये किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग किस में लगता है, धान में। किसकी कमी से, जिंक। और धान की कौन सी अवस्था होती है जिस समय लगता है, नर्सरी स्टेज। किसमें, जब हम धान की नर्सरी छोड़ते हैं तो उसमें लगता है। देखे होंगे आप सब, ऊपर से कैसा, यानी भूरा कलर की पत्तियाँ जलने लगती, कैसे जलने लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से जलते हुए नीचे आ जाते हैं। तो ये कौन सा खैरा रोग लगता है, जिसके कंट्रोल के लिए हम किसका, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सोयाबीन का जन्म स्थान है, या सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस क्या होता है, चीन या चाइना। अब चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, रचना किस फसल की जाति, यानी प्रजाति या जाति दोनों हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो रचना किस फसल की प्रजाति, मटर की है। किसकी, पी यानी मटर की हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, यानी हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं, जो हमारी चौड़ी पत्ती वाले बीड होते हैं खरपतवार, उनको नष्ट करने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो किसका, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। किसका, 2,4-D। अब 2,4-D का पूरा नाम पहले क्या हो जाएगा, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक हार्मोन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और एक खरपतवार नाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चौड़ी पत्ती खरपतवार नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, चने की दाल में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे चने की दाल होती है उसमें कितना प्रतिशत, 21%। कितना, 21% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, टिक्का रोग किस फसल में लगता है। हाँ, टिक्का डिजीज किस में लगता है, मूंगफली में लगता है, जो मूंगफली की मेजर डिजीज है, यानी सीरियस या प्रमुख बीमारी है। और ये किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। कवक का नाम क्या होता है, सार्कोस्पोरा परसोनाटा। सार्कोस्पोरा परसोनाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी, यानी मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। उसके बीज में जो तेल होता है 45 से 50% पाया जाता है। कितना, 45 से 50% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता 12, सूरजमुखी के बीज में कितना प्रतिशत तेल पाया, हाँ, जो सूरजमुखी का तेल बीज होता है उसमें कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो 40 से 45% तेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महालक्ष्मी किस फसल की किस्म है, यानी किस फसल की प्रजाति है महालक्ष्मी। तो किसकी हो जाएगी, कपास की हो जाएगी। किसकी, कपास की वैरायटी हो जाएगी महालक्ष्मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है 14, गुलाबी सूढ़ी किस फसल का कीट है, यानी गुलाबी जो सूढ़ी होता है किस फसल का कीट है। तो पिंक बालवर्म जिसे बोला जाता है, क्या, पिंक बालवर्म। तो किस फसल, कपास को, कॉटन या कपास को। क्वेश्चन नंबर 12, वारा लक्ष्मी किस फसल की प्रजाति, ये भी किसका, कॉटन या कपास का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, गन्ने में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो हमारा जो शुगर केन यानी गन्ना होता है
उसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 8.5 से 11% होता है। क्वेश्चन नंबर 17, SBI, SBI का पूरा नाम क्या होता है? तो SBI एक हमारा क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, लेकिन तो ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो जाए शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। SBI क्या हो जाएगा? तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, SBI हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पछेती झुलसा रोग किस फसल में लगता है? लेट ब्लाइट क्या होता है? लेट ब्लाइट। पछेती झुलसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट ब्लाइट। किस में लगता है? आलू में लगता है। किस के द्वारा? कवक। अब कवक का नाम क्या हो जाएगा? फाइटोपथोरा इन्फेस्टान। कवक का नाम क्या हो जाएगा? फाइटोपथोरा इन्फेस्टान। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में अधिकतम तंबाकू उगाया जाता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक तंबाकू उगाया जाता है, सबसे अधिक तंबाकू की खेती की जाती है? तो फर्रुखाबाद। कहाँ पर? फर्रुखाबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, लवणीय मृदा का pH कितना होता है? अब लवणीय मृदा का या लवणीय भूमि या मृदा का pH मान होता है 8.5 से कम। कितना हो जाए? 8.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 21, चूना कौन सी भूमि में सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी चूना का प्रयोग हम कैसी भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय, ये था। एसिडिक सॉइल के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पूछ लेता है एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम तथा पायराइट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम तथा पायराइट्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चिकनी मिट्टी के कण का आकार लिखो। अब चिकनी मिट्टी जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्ले। क्या बोला जाता है? क्ले। अब क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज आकार कितना होता है? तो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, यानी लेस देन 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मृदा जल पौधे उपयोग करते हैं? यानी पौधे जो होता है मृदा से किस जल का ग्रहण करते हैं? तो कौन सा जल जो होता है पौधे सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो कौन सा? केशिका जल का। किसका उपयोग करते हैं? केशिका जल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों के विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी होती है? यानी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना किस टाइप की मृदा चाहिए, कैसी संरचना होनी चाहिए जो पौधों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कणिकामय संरचना। कैसा? कणिकामय, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रम्बी भी बोला जाता है। क्या? क्रम्बी या गोला। क्वेश्चन नंबर 25, दोमट मृदा में रंध्रावकाश कितना प्रतिशत होता है? यानी जो हमारा दोमट होता है, सैंडी सॉइल होता है, उसमें रंध्रावकाश यानी रंध्रावकाश की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 45। कितना प्रतिशत पाई जाता है? 45% पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 26, पौधों के मुख्य पोषक तत्व लिखे। यानी पौधे के मुख्य पोषक तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं पौधों के लिए? तो कौन से हो जाए? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा? NPK हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य मृदा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यानी जो हमारा नॉर्मल सॉइल होता है उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन कंटेंट होता है? तो 0.05% होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवांश पदार्थ में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? जीवांश जो पदार्थ होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 58%। कितना? 58% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? हाँ, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 79 यानी 79%, 78% भी हम कह सकते हैं या 79, दोनों कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के नाम कौन कौन से? यानी हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हो जाएंगे? 4। चारों के नाम हमें पता होना चाहिए। पहला है नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ में है, जो पश्चिम में पड़ता है। दूसरा आ जाता है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा क्या है? कानपुर में है। क्वेश्चन उसके बाद तीसरा आ जाता है नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, कुमारगंज फैजाबाद में। उसके बाद नंबर 4 आता है मान्यवर काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, कहाँ पर है? बांदा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के मुख्य रूप से केवल एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 31, ICAR का पूरा नाम? तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो 1929 में हुआ था। ये ध्यान रखना कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है 2,4-D का पूरा नाम? देखिए अभी हमने आप सबको बताया था
2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड यानी 2,4-D का ये पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, चावल यानी राइस का उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा या भारत हो सकता है। क्या इंडो बर्मा या भारत या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 34, चावल के पकने के समय तापमान क्या होना चाहिए, यानी जब हमारा राइस जो होता है मैच्योर होता, क्या होता है, नहीं खड़ा खेत में रहता, मैच्योर के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 20 से 25। अगर यही पूछ लेता है कि धान के पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और राइस क्रॉप, यानी धान के पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 से 30 हो जाएगा। लेकिन तो ग्रेन मैच्योर यानी दाना परिपक्व होते समय तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लीजिए, यानी अब समझ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन हमने आप सबको छांट के निकाला है। तो हमारे आप सबको ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे लेक्चर कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप सबको आने वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।